हेलो दोस्तों, भाविक क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम राजस्थान इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और राजस्थान इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत हमने जो पिछली क्लास में सभ्यताओं के बारे में हमने बात की थी, तो कुछ सभ्यताओं के बारे में हम पिछली क्लास में हम अध्ययन कर चुके हैं। कुछ सभ्यता स्थल हमारे अभी बचे हुए हैं, उन सभ्यता स्थलों के बारे में हमें आगे या आज की क्लास में और आगे की क्लासों में हम बात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि अभी आपके कमेंट्स में आपका पढ़ नहीं पाता हूँ ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि अभी मेरे पास में जो कमेंट बॉक्स है वो मेरे पास में ओपन नहीं होता है। जल्दी ही उसके लिए भी हम व्यवस्था करेंगे ताकि आपके जो कमेंट्स हैं उनका मैं पढ़ के आपको रिप्लाई दे सकूं। अभी मैंने जो आपको नॉर्मल रिप्लाई भी अगर मिलता है यहाँ से, तो वो मैंने यहाँ पे मेरे सहयोगी हैं उनकी वजह से हमारी जो टेक्निकल टीम है वो देती है। आगे हम जल्दी ही इस चीज़ का हमें करेंगे इंतज़ाम कि आगे मेरे सामने आपके कमेंट्स रहें, आपसे मैं फेस टू फेस कमेंट्स में बात कर सकें, हम आपका कोई क्यूरीज हो उसके बारे में हम डिस्कशन कर सकें, हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो या किसी वैकेंसी से रिलेटेड हो, हम उसके बारे में हमें चर्चा कर सके भाई। और हमारा जो हमें सभ्यताओं का जो टॉपिक पढ़ रहे थे हमें, तो हमने कुछ सभ्यता स्थल जैसे कि कालीबंगा सभ्यता और आहट सभ्यता के बारे में हमने अध्ययन किया था। आहट सभ्यता का मैंने आपको एक बात बताई थी कि उसको हम कौन सी सभ्यता कहते हैं, ताम्रवती सभ्यता, क्योंकि वहाँ से भी हमको तांबे के काफ़ी हमको उपकरण प्राप्त हुए थे। आज जो हमारा जो पहला टॉपिक है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता तांबे की सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता है और यहाँ से ही हमको तांबा इतना प्राप्त होता है कि ये जो हड़प्पा कालीन हड़प्पा है वहाँ पे या मोहनजोदड़ो है वहाँ पे यहाँ से तांबे की आपूर्ति प्राचीन काल से होती आ रही है। अब हम बात करें जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है भाई, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो गणेश्वर सभ्यता हमको कौन से जिले से प्राप्त होती है, अगर उसके बारे में बात करें, पहली बात तो ये सभ्यता स्थल हमको जो जिस जिले से प्राप्त हुआ है वो है भाई सीकर, ठीक है। ये सीकर जिले में हमको कहां से प्राप्त होती है, तो ये सीकर जिले में हमको नीम का थाना तहसील से, कहां से, नीम का थाना तहसील से, सॉरी नीम का थाना भाई, नीम का थाना तहसील, ठीक है। सीकर जिले में नीम का थाना तहसील से हमको यह सभ्यता स्थल प्राप्त होता है। नीम का थाना तहसील में एक नदी है, उस नदी का नाम है कातली नदी, कातली नदी। और ये कातली नदी के किनारे पे ही ये सभ्यता स्थल हमको प्राप्त होता है। यहीं पे ये सभ्यता स्थल उस समय फलवित एवं पुष्पित हुआ था, मतलब कि यहाँ पे ही बसा है ये शहर, ये जगह है। इसके बाद में हमें बात करें जो ये सभ्यता स्थल है, ये सभ्यता स्थल का अगर हमें बात करें तो ये कैसी सभ्यता है, किस समय की सभ्यता है, तो इसको एक तो हम नाम देते हैं भाई प्राक हड़प्पा कालीन। कैसी सभ्यता है, प्राक हड़प्पा कालीन, इसको हम कहते हैं हड़प्पा कालीन। उसके बाद में हम बात करें हड़प्पा कालीन के अलावा इसको कौन सा और कौन सी सभ्यता, कौन सा योग कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता है, हड़प्पा कालीन सभ्यता है या ताम्रयुगीन सभ्यता।
देखिए उसके बाद में हमें बात करें कि जो ये है सभ्यता है, ये ताम्र युगीन जो संस्कृति है, या मैं बात करूं प्राक हड़प्पा कालीन जो संस्कृति थी हड़प्पा काल से पहले, तो ये प्राक हड़प्पा काल का, प्राक हड़प्पा काल का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कैसा केंद्र है? महत्वपूर्ण केंद्र है। किसका? प्राक हड़प्पा काल के समय का। उसके बाद में हमें इस सभ्यता स्थल के बारे में आगे हम बात करें तो देखिए एक इसके बारे में हम बात करें तो इसके समय के बारे में हम बात करते हैं। तो इसका जो समय है या इसका जो काल है, इसका समय या जो इसका काल है, ठीक है, वो कब का है भाई? तो ये इसका समय हमको अभी तक जो पता चलता है वो है 2800 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 2200 ईसा वर्ष पूर्व तक के माना जाता है भाई, माना जाता है। कब से लेके कब तक का माना जाता है? 2800 ईसा पूर्व से लेके 2200 ईसा पूर्व तक का इसका समय माना जाता है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का समय कब से माना जाता है? तो 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व का हड़प्पा कालीन सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का हम समय मानते हैं। कालीबंगा सभ्यता का समय कब का है? तो 2400 ईसा पूर्व से लेके और 1700 ईसा पूर्व का है। उसके बाद में हमने बात की थी आहार सभ्यता की। तो आहार सभ्यता का हमने कब की बात की थी कि 2100 ईसा वर्ष पूर्व से 2100 ईसा वर्ष पूर्व से लेके 1500 ईसा वर्ष पूर्व का इसका समय है। जबकि इसका समय कब का है? 2800 ईसा पूर्व से लेके 2200 ईसा पूर्व। तो मतलब कि अब तक हमने जो बात जिन सभ्यताओं के बारे में बात की उनमें सबसे प्राचीन सभ्यता है ये। और इसके बाद में हमें बात करें तो आगे जो इसके उत्खनन करता है या खोज करता है उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए गणेश सभ्यता के जो उत्खनन करता है, पहली बात तो हम खोजकर्ता के बारे में बात करें तो जो खोज करता है, खोजकर्ता कौन है भाई यहां के? तो खोजकर्ता है विजय कुमार। कौन है? विजय कुमार। और विजय कुमार ने इसकी खोज कब की थी अगर उसके बारे में बात करें तो 1967 ईस्वी में इसकी सभ्यता स्थल की खोज की थी विजय कुमार द्वारा इसके खोज की गई। उसके बाद में हमें जो इस सभ्यता स्थल के जो उत्खनन करता है, उत्खनन करता के बारे में अगर हम बात करें आगे तो जो इसके उत्खनन करता है, प्रथम उत्खनन करता है इसके हैं आरसी अग्रवाल। तो उत्खनन करता है, उत्खनन करता, तो उत्खनन करता कौन है? पहले तो आरसी अग्रवाल। कौन है भाई? आरसी अग्रवाल उत्खनन करता है। आरसी अग्रवाल उत्खनन करता है और इन्होंने जो उत्खनन का कार्य करवाया है वो 1977 ईस्वी में इन्होंने उत्खनन का कार्य करवाया था। उसके बाद में जो उत्खनन करता है 1977 में आरसी अग्रवाल ने करवाया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट उत्खनन का कार्य करवाया है वो विजय कुमार ने ही करवाया था, जो इसके खोजकर्ता भी हैं। विजय कुमार ने इसका उत्खनन का कार्य भी करवाया है और वो 1978 ईस्वी से लेके 1989 ईस्वी तक 1978 से लेके 1989 ईस्वी तक इन्होंने उत्खनन का कार्य करवाया था और इन्होंने ही व्यापक स्तर पे उत्खनन का कार्य करवाया था। देखिए प्रथम उत्खननकर्ता कौन है? आरसी अग्रवाल। खोजकर्ता कौन है? विजय कुमार। और जो व्यापक उत्खनन का कार्य करवाया है वो कब करवाया, किसने करवाया है? विजय कुमार ने। उसके बाद में राज्य पुरातत्व विभाग ने एक बार फिर से उत्खनन का कार्य करवाया था, वो करवाया था 1999 में, 1999 ईस्वी में, सॉरी 1999 में नहीं, यहां पे उत्खनन का कार्य 2 ही बार हुआ है।
उसके बाद में हमें इस जो सभ्यता स्थल है उस सभ्यता स्थल के बारे में और आगे बात करें हम, जो यहां से हमको तांबा वगैरह प्राप्त होता है, उस वजह से। तो देखिए ये सभ्यता कितनी पुरानी है, तो ये लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, लगभग 5000 वर्ष। अगर हम इसके समय को अगर हमें कंफर्म मान के चलें, ठीक है, हालांकि जो प्राचीन सभ्यता स्थल मिलते हैं उनका कोई पर्टिकुलर हमको डेट हमको प्राप्त नहीं होती है, वहां से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनका जो समय मिलता है उसी समय को हम क्या मानते हैं, उस सभ्यता स्थल का हम समय मानते हैं। हालांकि वहां पे जब ये सभ्यता स्थल से हमको जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो ये तो कन्फर्म है कि वहां पे सभ्यता पहले से ही रही होगी। तो अगर उसका हम समय माने तो ये 4800 ईसा वर्ष प्राचीन सभ्यता 4800 वर्ष पुरानी है, वर्ष पुरानी सभ्यता स्थल। ठीक है, उसके बाद में हमें बात करें, जब ये इतनी वर्ष पुरानी है तो इसी सभ्यता स्थल को क्या कहा जाता है भाई, तो इसको भारत में, देखिए मैं बात कर रहा हूं भारत में, राजस्थान में नहीं कर रहा हूं, पहली बात तो ये ध्यान रखना। भारत में इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। ठीक है, क्या कहते हैं भाई इसको, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, और ये पूरे भारत में कहा जाता है। और ये बात सभी इतिहासकार एक मत से इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि जो गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्र युगीन, भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या है भाई, जननी है। और एक चीज और कहते हैं कि भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं, ताम्र युगीन सभ्यताओं का प्रारंभिक केंद्र था। मतलब कि भारत में जो ताम्र युगीन सभ्यताएं प्रारंभ हुई है, भारत में जो ताम्र युगीन सभ्यताएं आई है उनका क्या है भैया, प्रारंभिक युग है। यहीं से मतलब प्रारंभ हुई है ताम्र युगीन सभ्यता, इससे पहले ताम्र युगीन सभ्यता नहीं थी। ये भी सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं और इस बात के लिए वो कहते भी हैं। और ये ताम्र युगीन सभ्यता प्रारंभ, एक तो देखिए ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहने के साथ में ही भारत में इसको ताम्र युगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र भी माना है। इसी के साथ में इसको एक नाम दिया जाता है, और वो नाम क्या दिया जाता है, तो ताम्र संचयी संस्कृति। क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं भाई इसको, ताम्र संचयी संस्कृति। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, ताम्र संचयी संस्कृति भी इसको हमें कहते हैं। उसके बाद में हमें इस जो सभ्यता स्थल है उन सभ्यता स्थलों की अगर हम बात करें तो इसके जो यहां से जो हमको अवशेष प्राप्त हुए थे उनके बारे में हम बात करते हैं।
तो हमको जो यहाँ से हमको जो इसके अवशेष प्राप्त होते हैं, उन अवशेषों के अगर हम बारे में बात करें तो ताम्र, इसको जब हम बात कर रहे हैं कि ये ताम्रयुगीन सभ्यता है और तांबे का यहाँ से, इसको ताम्रयुगीन सभ्यता का जनक जन्य भी कहा जाता है। यहाँ से ही तांबे की आपूर्ति भी कई जगहों पे की जाती है। तो यहाँ से हमको तांबे के जो उपकरण प्राप्त होना तो स्वाभाविक है, उन्हीं से हमको यहाँ से पता चलता है। तो हमको यहाँ से तांबे के लगभग 2000 कितने 2000 तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। उपकरण, इन उपकरणों में क्या क्या है उनकी अगर हम बात करें तो जैसे कि बात करूं, एक तो कुल्हाड़ी है। यहां पे जो सर्वाधिक संख्या में जिस चीज का जो चीज मिली है वो क्या है, मछली पकड़ने का कांटा। ठीक है, और मछली पकड़ने के कांटा मिलने से यहाँ पे मछली उद्योग काफी ज्यादा विकसित होने की भी हमें बात कह सकते हैं। ये मान भी सकते हैं कि यहाँ पे जब मछली पकड़ने का इतने सारे कांटे मिले हैं सर्वाधिक संख्या में, वही यहाँ से प्राप्त अपन को होते हैं। तो देखिए 2000 में हमको जो प्राप्त हुए हैं उनके अगर मैं बाद में बात करूं तो यहाँ से तीर मिले हैं, भालों के जो अंत में जो भाले पे जो उसका लगाया जाता है, पहना जो निशान होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाने का भाले का जो बर्छा, वो मिला है। उसके अलावा कुल्हाड़ियाँ उनको मिलती है यहाँ से, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं ही। उसके लिए अलावा उस तरह मिले हैं, उस तरह के जो फलक होता है वो मिला है। और भी यहाँ से हम उनको कई चीज़ें प्राप्त होती है, जैसे कि छेनियाँ वगैरह। इन सभी उपकरणों में ये किस धातु के हैं, तो तांबा धातु के उपकरण। और इनमें जो तांबा हमको प्राप्त होता है वो कितने परसेंट है भाई, वो 99% या 99% से भी ज्यादा इसमें तांबा है। मतलब कि 99% तांबा, मतलब कि प्योर तांबे से ये बनाते थे। मतलब कि ये तांबे में दूसरी धातुओं का मिश्रण से परिचित नहीं थे। मतलब या हम बात कहें कि ये मिलाना जानते ही नहीं थे, दूसरी धातुओं को तांबे के अंदर मिलाना नहीं जानते थे। तो ये सिर्फ ओनली कौन सी धातु के बनाते थे उपकरण, तांबे के। चाहे वो कुल्हाड़ी हो, चाहे वो मछली पकड़ने का कांटा हो, या तीर हो, या छेनियां हो, कुछ भी हो, ये कौन सी धातु के, प्योर धातु के कौन सी बनाते थे, ये सिर्फ और सिर्फ तांबे का बनाते थे। आज तो हमें बात करें, आप लेने जाओ कोई भी चीज तो आपको मिलावट, नॉर्मली बात है कि मिलावट आपको मिल जाती है। किसी भी चीज में लेने जाओगे ना तो आपको मिलावट मिलती है, प्योर चीज जल्दी से मिलती नहीं है। ठीक है, आप सोना भी लेने जाओगे ना तो सोने में भी आज के टाइम पे तो लोग सोने के अंदर भी मिलावट कर देते हैं। सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, कुछ भी हो, सबके अंदर आज की तारीख में तो लोग मिलावट करते हैं, क्योंकि अब मिलावट से परिचित होने लग गए ना अब आदमी। पहले ये चीजें, इन चीजों से परिचित नहीं था आदमी कि बेईमानी क्या होती है। आज तो बेईमानी से बहुत अच्छे से परिचित है लोग कि बेईमानी कैसे करनी है। कैसे, मान लो अगर सोना 39,000 है, 39,000 रुपये तोला है, तो कौन सी धातु को मिला के और इसमें 39,000 तो के भाव से हम बेच देंगे। ठीक है ना, सस्ती धातुएं मिला के भी इसको उसी भाव में बेच देते हैं आज तो लोग। तो ऐसे अब तो काफी बेवकूफ बनाने लग गए लोगों को। पहले ये लोग बेवकूफ बनाना नहीं जानते थे, ये सिर्फ तांबे की अगर बेच रहे हैं तो तांबे की ही बेचते थे भाई। ठीक है ना, प्योर तांबा बेचते थे ये। उसके अलावा हमें देखिए यहाँ से बात करें, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे मछली पकड़ने का जो सर्वाधिक ही वो मिला है। तो जो पहला पॉइंट है हमारा वो तो ये हो ही गया। उसके बाद में हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो दूसरा पॉइंट इसका, जो मछली पकड़ने के कांटे सर्वाधिक संख्या में मिले हैं, तो यहाँ पे एक तो मछली उद्योग, ठीक है,
तो यहाँ पे मछली उद्योग की काफी मात्रा में रहा होगा। मछली उद्योग के साथ साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ के लोग कैसे थे, इनके यहाँ का जो भोजन है वो कैसा रहा होगा। तो यहाँ का भोजन रहा होगा शाकाहारी, तो रहा ही होगा शाकाहारी के साथ में अगर ये मछली पकड़ते थे तो ये मछली के पकड़ने के साथ में मांसाहारी भी यहाँ के लोग रहे होंगे। ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी यहाँ के लोग थे। इनका जो भोजन का तरीका था वो कैसा था, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही था। उसके बाद में हमें यहाँ के जो अगले उनके बारे में बात करें, जो यहाँ की अगली वो व्यवस्था है उसके बारे में जो हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ के जो मकान मिले हैं, मकान किसके बने हुए मिले हैं भाई, तो मकान ज्यादातर यहाँ पे मिले हैं हमको पत्थर से निर्मित। ठीक है, पत्थर से निर्मित यहाँ के मकान मिले हैं, ये सभी मकान पत्थर से बने हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे जो सभ्यता स्थल है उसको बाढ़ से बचाने के लिए क्या बनाया गया भाई, पत्थरों से ही। तो पत्थरों से ये बांध का निर्माण भी करते थे। ठीक है, बांध निर्माण बाढ़ से बचने के लिए, किससे, बाढ़ से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए। बाढ़ से बचने के लिए क्या करते थे, पत्थरों से बांध का निर्माण भी करते थे। और मकान किससे बनाते थे, पत्थरों से ही मकान भी यहाँ पे बनाते थे। उसके बाद में हमें जो यहाँ के जो अगली जो हम उनको विशेषता प्राप्त हुई है, ये यहाँ के जो अगले उपकरण हैं उनके बारे में हम अगर बात करें तो देखिए, उसके बाद में हमें यहाँ के जो सभ्यता स्थल है उनके जो अन्य अवशेष जो अपन को प्राप्त होते हैं उनके बारे में बात करें तो देखिए, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि ये जो सभ्यता स्थल है गणेश्वर है, गणेश्वर से हमें तांबे की आपूर्ति करते हैं। तो तांबे की आपूर्ति हमें यहाँ से, एक तो मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा, दोनों जगहों पे यहां से क्या होता है भाई, तांबे की आपूर्ति करते हैं ये लोग। ठीक है, और तांबे की आपूर्ति करने के साथ में ही इसको हमें किस नाम से जानते हैं, तो इसका जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है पुरातत्व का पुष्कर। क्या बोलते हैं भाई इसको, हमें पुरातत्व का पुष्कर भी इसको कहा जाता है। और यहां से तांबे की आपूर्ति मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में होती है, और मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से गणेश्वर को क्या आता था भाई, तो देखिए तांबा गणेश्वर से जाता था, गणेश्वर से तांबा जाता था हड़प्पा में। ठीक है, और हड़प्पा से क्या आता था, ये तो तांबा है, ठीक है, और हड़प्पा से क्या आता था, तो अनाज। ठीक है, यहां पे अनाज नहीं होता था, तो अनाज कहां से आता था, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से गणेश्वर सभ्यता को। तो गणेश्वर सभ्यता तांबा बेचती थी और उसके बदले में क्या लेती थी, वहां से अनाज की आपूर्ति वहां से इसको होती थी। ठीक है, ये भी हमको एक अवशेष हमको प्राप्त होता है यहां से, हम खुदाई में जो मिले हुए साक्ष्य हैं उसके अनुसार। उसके बाद में हमें जो यहाँ के जो अगले जो अवशेष हैं उनकी अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे बर्तन मिले हैं, और बर्तन किस तरह के मिले हैं, तो बर्तन मिले हैं हमको छल्लेदार। कैसे हैं, छल्लेदार मिट्टी के बर्तन। कैसे, छल्लेदार मिट्टी के बर्तन, छल्लेदार मिट्टी के बर्तन हमको यहां से प्राप्त होते हैं। और ये इस तरह के जो बर्तन हैं, छल्लेदार मिट्टी के बर्तन हैं,
ये केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ गणेश्वर सभ्यता ही से ही मिले हैं। इसके अलावा और कहीं से भी ऐसे बर्तन अब उनको मिलते नहीं है, कोई सी भी सभ्यता से ऐसे बर्तन हमको मिले नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ के जो अगला जो यहाँ से वो है अवशेष है उनके बारे में बात करें तो यहाँ से जो हम उनको मर्दभांड मिलते थे, तो देखिए उन मर्दभांडों को यहाँ पे क्या कहा जाता था, यहाँ की जो मर्दभांड मिले हैं उनको कहते थे कपिसवर्णी। कपिसवर्णी क्या कहते हैं? कपिसवर्णी। कुछ इतिहासकार इसको जो कपिसवर्णी है उसको बोलते हैं कर्पस वर्णी। ठीक है, इसको कुछ इतिहासकार कर्पसवर्णी कहते हैं और कुछ इतिहासकार इसको कपिसवर्णी कहा है। जो यहां से मर्दभांड अपन को प्राप्त होते हैं उन मर्दभांडों के लिए यहाँ पे ये है, नाम इनका प्रसिद्ध है। इन मर्दभांडों में प्याले हैं, तस्तरियां हैं और भी कई अन्य प्रकार के मर्दभांड हैं। मर्दभांड है तो मर्दभांड मतलब कि मिट्टी के बर्तन हैं। ठीक है, ये सभी जानकारी हमको किसके बारे में पता चलती है भाई? गणेश्वर सभ्यता के बारे में। तो गणेश्वर सभ्यता हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। गणेश्वर सभ्यता का मैं आपको एक बार 2 मिनट में मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। गणेश्वर सभ्यता का जो देखिए गणेश्वर सभ्यता हमको कहां से मिली है? सीकर जिले से। सीकर में नीम का थाना तहसील से और कांतली नदी के किनारे। उसके बाद में मैंने आपको बात बताई कि जैसे कि हमको ये सभ्यता स्थल यहाँ से प्राप्त हुआ। उसके बाद में हमने बात की इस जो सभ्यता स्थल है, इस सभ्यता स्थल का जो हम कहते हैं कि प्राक हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन या ताम्रयुगीन सभ्यता, और ये प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। और यहाँ से तांबा आपूर्ति करता था ये सभी जगहों पे, हड़प्पा वगैरह में। और यहाँ के जो खोजकर्ता हैं इस सभ्यता स्थल के, वो सभ्यता स्थल के खोजकर्ता कौन है भाई? विजय कुमार। उन्होंने 1967 ईस्वी में यहाँ पे खोज का कार्य किया था। उसके बाद में मैं बात करूँ कि इस सभ्यता स्थल पे जो उत्खनन का कार्य करवाया है, उत्खनन का कार्य किसने किया था? आर.सी. अग्रवाल ने। उसके बाद में मैंने बात बताई आपको कि जैसे यहाँ उत्खनन का कार्य आर.सी. अग्रवाल ने करवाया, वो पहली बार 1977 में करवाया। उसके बाद में 1978 से लेकर 1989 तक जो इसके खोजकर्ता हैं विजय कुमार, उन्होंने ही यहाँ पे उत्खनन का कार्य भी करवाया और व्यापक स्तर पे उत्खनन का कार्य उन्होंने ही यहाँ पे करवाया था। उसके बाद में मैंने बताया कि इतिहासकार जो इस जगह को कहते हैं 5000 वर्ष, इसका जो समय है वो मैंने आपको बताया 2800 वर्ष ईसा पूर्व से लेके 2200 ईसा वर्ष पूर्व तक का इसका समय है। लगभग 5000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता स्थल है और इस सभ्यता स्थल को ही यहाँ पे ताम्रयुगीन, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या कहते हैं? जननी, या भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र भी गणेश्वर सभ्यता को ही माना जाता है। उसी वजह से इसका क्या नाम पड़ गया भाई? तो इसका नाम है ताम्र संचय संस्कृति, ताम्र संचयी संस्कृति। उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो मिले हुए अवशेष हैं उनके बारे में बात की कि यहाँ से जो हमको अवशेष प्राप्त हुए हैं वो तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तांबे के जैसे कि 2000 उपकरण मैंने आपको बताया कि उपकरण प्राप्त हुए हैं। उनमें जैसे कुल्हाड़ियाँ हैं, चेनियाँ हैं, तीर हैं, भाले हैं, मछली, सर्वाधिक संख्या में जो चीज़ मिली है वो मछली पकड़ने के कांटा है। उसके बाद में मैंने बात की कि जो मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है उससे हम उनको क्या पता चलता है? यहाँ से मछली उद्योग के बारे में पता चलता है और इनके भोजन व्यवस्था के बारे में पता चलता है कि ये शाकाहारी होने के साथ में क्या थे? मांसाहारी भी थे। इसके साथ में ही हमने बात की कि जो यहाँ पे शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की व्यवस्था होने के साथ ही मैंने आपसे बात की कि जो यहाँ के मकान हैं, मकान किसके बने हुए हैं भाई? मकान पत्थर के बने हुए हैं और पत्थर के ही बांध बनाए जाते थे ताकि नगर में बाढ़ से बचाया जा सके नगर को। ठीक है, उसके बाद में मैंने बात की कि जो मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ये क्या करता था? तांबे की आपूर्ति करता था और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से क्या मंगवाता था? ये अनाज। मतलब कि इनका व्यापारिक संबंध था और व्यापारिक संबंध कैसा था कि तांबे के बदले अनाज। ठीक है, तो तांबे के बदले अनाज यहाँ से आपूर्ति करता था और ये तांबे की आपूर्ति करने के साथ में इसको क्या कहते हैं? हमें
पुरातत्व का पुष्कर है। गणेश्वर सभ्यता को क्या नाम दिया गया है? पुरातत्व का पुष्कर है। उसके बाद में मैंने आपको यहाँ की जो अगले अवशेष मिले हैं उनके बारे में बात की कि यहाँ से हमको कैसे बर्तन प्राप्त होते हैं? छल्लेदार मिट्टी के बर्तन, जो कि केवल और केवल भारत में कहां से प्राप्त होते हैं? गणेश्वर सभ्यता से। इसके अलावा, गणेश्वर सभ्यता के अलावा ये और कहीं दूसरी जगहों से हम उनको प्राप्त नहीं होते हैं। उसके बाद में मैंने बात की कि यहाँ के जो मर्दभांड थे, ठीक है, गणेश्वर सभ्यता के जो मर्दभांड है, उन मर्दभांडों को हमें क्या नाम देते हैं भाई? कपिस वर्णी, या कुछ इतिहासकार उसको क्या बोलते हैं? कर्पस वर्णी। ठीक है, कर्पस वर्णी या कपिस वर्णी, इनको हमें नाम देते हैं। और ये जो मर्दभांड है, इन मर्दभांडों में हमको क्या क्या प्राप्त होता है? तो प्याले हैं, तस्तरियां हैं और भी कई अन्य उपकरण है जो यहाँ पे हमको प्राप्त होते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता हमारा यहाँ पे आज कंप्लीट होता है। उसके बाद में हमें जो नेक्स्ट सभ्यता है, बेरार सभ्यता और अन्य सभ्यताएं हैं, उनके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। अभी थोड़ी मेरी तबीयत खराब होने की वजह से भी मैं आपको थोड़ा कंटिन्यू इतना ही ले पा रहा हूँ। आगे हमें कोशिश करेंगे कि ये क्लास जो आपकी रहेगी वो लगभग 1 घंटे की क्लास रहे पूरी, 1 घंटे से कम हम क्लास नहीं करें। ठीक है, आपने अगर हमारे वीडियो को अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट प्राप्त हो। और उसके साथ में ही मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अभी वैकेंसियां आई हुई है, अभी हाई कोर्ट वगैरह में वैकेंसी आई है, उसके साथ में ही अभी राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम की बात हो रही है कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा शायद। तो तब तक आप अगर इसमें चैनल में अगर राजस्थान इतिहास को पढ़ते हो, राजस्थान का अगर जीके पढ़ते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपके जो राजस्थान इतिहास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, आपको इसके अलावा आपको सिर्फ एक बार रिवीजन करना है, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। इसमें आपके एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा जो आप अटेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।